Myself, Professor Deepti Kaushik, Ismail National Mahila PG College. My presentation topic is परिवार विवाह नातेदारी। परिवार, विवाह और कुटुंब समाज की आधारभूत संस्थाएं हैं। जो सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक निरंतरता, सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाती है। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है, जहां व्यक्ति जन्म लेता है, सामाजिकरण की प्रक्रिया से गुजरता है और समाज के मूल्यों, परंपराओं और व्यवहारों को सीखता है। इसी कारण मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि परिवार को सामाजिक संगठन की मूलभूत इकाई कहा है। जीपी मर्डॉक ने परिवार को एक सार्वभौमिक संस्था मानते हुए इसके प्रमुख कार्य यौन नियंत्रण, प्रजनन, समाजीकरण और आर्थिक सहयोग बताए हैं। जबकि टॉलकट पार्सन्स के अनुसार आधुनिक औद्योगिक समाज में परिवार का मुख्य कार्य प्राथमिक सामाजीकरण और वयस्कों के व्यक्तित्व का स्थिरीकरण है। चार्ल्स कूले ने कहा है कि परिवार एक प्राथमिक समूह है और इस प्राथमिक समूह में ही बच्चे के सामाजिक जीवन और आदर्शों का निर्माण होता है। वास्तव में परिवार मानव स्वभाव का सबसे महत्वपूर्ण निर्माण क्षेत्र अर्थात नर्सरी है। एल्मर ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली में लिखा है कि परिवार शब्द अंग्रेजी के फैमिली शब्द का रूपांतरण है। अंग्रेजी शब्द फैमिली लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से अवतरित हुआ है। इस लैटिन भाषा से एक समूह का बोध होता है जिसमें माता पिता, बच्चे, नौकर और यहाँ तक कि उनके स्लेव्स भी आते हैं। सही अर्थ में परिवार की परिभाषा जानना अति आवश्यक है। ऑगबर्न एवं निमकाफ ने कहा है कि बच्चों या बिना बच्चों वाले एक पति पत्नी के या किसी एक पुरुष या एक स्त्री के अकेले ही अपने सहित एक थोड़े बहुत स्थायी संघ को परिवार कहते हैं। प्रस्तुत परिभाषा में परिवार को एक समिति या संघ या प्राथमिक समूह माना गया है। इस समूह के कुछ सदस्य होते हैं। इस सदस्य संख्या के 4 संभावित रूप हो सकते हैं: केवल पति पत्नी और उनके बच्चे, विधवा माँ, उनके बच्चे, पिता और उनके वह बच्चे जिनकी माता की मृत्यु हो गई है। संक्षेप में अगर हम कहें तो सर्वश्री ऑगबर्न निमकाफ ने अपनी परिभाषा में परिवार की संरचना या बनावट पर अधिक बल दिया है। बार्गेसन लॉन्ग ने भी कहा है कि एक परिवार विवाह, रक्त संबंध या गोद लेने के संबंधों या गोद लेने के बंधनों से संबंध व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो कि गृहस्थी का निर्माण करते हैं और जो एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं और अंतः संदेश करते हुए पति पत्नी, माता पिता, लड़का लड़की और भाई बहन के रूप में अपने अपने सामाजिक कार्यों को करते हैं और एक सामान्य संस्कृति को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। पार्सन्स ने कहा भी है कि आधुनिक औद्योगिक समाज में परिवार का मुख्य कार्य प्राथमिक सामाजीकरण और वयस्कों के व्यक्तित्व का स्थिरीकरण है। परिवारवाद की प्रकृति अगर हम देखें तो बाल विकास की उच्च दर हो सकती है, सामाजिक उत्तरदायित्व की इकाई हो सकती है, सामाजिक प्रतिमानों का आधार हो सकती है, राजनीतिक ढांचे की दूरी हो सकती है, उत्पादन, उपभोग और विनिमय की इकाई द्रवीकरण की व्यवस्था न होकर विनिमय प्रथा है। संविदात्मक संबंधों की अपेक्षा सहयोगी संबंध होते हैं, अर्थात समझौता आधार न होकर सहयोग होता है। पारिवारिक धर्म की प्रधानता होती है। परिवारवाद बनाए रखने के कारण भी सामने आते हैं कि समान व सहयोगी व्यवसाय होता है, कृषि या व्यवसाय पर निर्भरता होती है, प्राथमिक संबंध होते हैं अर्थात प्रत्यक्ष संबंध होते हैं, पारिवारिक सुरक्षा होती है और पारिवारिक द्वारा स्थिति का निर्धारण होता है। जीपी मर्डॉक ने क्या बताया है अपनी परिभाषा में कि परिवार सार्वभौमिक संस्था है। प्रजनन, सामाजीकरण, आर्थिक सहयोग इसका आधार है। मैकाइवर एवं पेज ने
इसको बताया है। स्थायी यौन संबंध और संतान पालन पर आधारित एक ये समूह है जिसको कि हम अपने समाज में निरंतर पाते हैं। परिवार के कार्य मर्डॉक ने बताए हैं कि यौन नियंत्रण, प्रजनन, सामाजिकरण, आर्थिक सहयोग, ये हमारे परिवार के मेन कार्य हैं, जो मुख्य कार्य हैं। टॉलकट पर्सन्स ने भी व्यक्तित्व निर्माण व्यक्ति का परिवार में ही होता है और सामाजिक स्थिरता इसको प्रदान होती है। ऑकबर्न निमकाफ ने परिवार के कार्यों की चर्चा करते हुए कहा है कि शिक्षा, उत्पादन और मनोरंजन जैसे कई कार्य अब अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा संपन्न किए जाने लगे हैं। नारीवादी दृष्टिकोण के अनुसार परिवार केवल प्रेम और सहयोग की संस्था ही नहीं बल्कि पितृसत्ता का केंद्र भी है, जहां महिलाओं का अवैतनिक श्रम, घरेलू असमानता और लैंगिक भेदभाव मौजूद रहता है। सिमोन द बोवार और एन ऑकले ने परिवार की इसी संरचना की आलोचना की और लैंगिक समानता पर आधारित परिवार की आवश्यकता पर बल दिया। विवाह संयुक्त परिवार एक तरीके से परिवार के प्रकार में आते हैं कि संयुक्त परिवार होता है, एकल परिवार होता है, विस्तारित परिवार होता है, एक्सटेंशन फैमिली, एकल अभिभावक होते हैं। और इरावती कर्वे ने इसलिए ही कहा है कि भारत में परिवार क्षेत्रीय विविधता वाला है। तो संयुक्त परिवार अगर हम देखें तो दो शब्दों से मिलकर बना है, संयुक्त प्लस परिवार, जहां एक या अधिक परिवार जुड़े हुए हों, वह संयुक्त परिवार होता है। परिवार का अर्थ शाब्दिक रूप से अगर हम देखें तो जहां व्यक्ति परस्पर सेवा भाव से रहते हैं वह परिवार कहलाता है। पीएन प्रभु ने भी कहा है कि हिंदू परिवार पर विचार करते समय प्रथम वस्तु को हमारा ध्यान आकर्षित करती है तो वह उसकी संयुक्त प्रकृति है। के.एम. कपाडिया ने कहा है कि सामान्यतः संयुक्त परिवार हिंदुओं की एक विशेषता मानी जाती है। के.एम. पानिक्कर ने कहा है कि हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति ना होकर संयुक्त परिवार है। शिवदत्त ज्ञानी ने कहा है कि प्राचीन भारत के पारिवारिक जीवन की आधारशिला संयुक्त परिवार प्रथा ही थी। इसके व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, जिसे प्राणी शास्त्रीय कहा जाता है। आर्थिक है, ऐतिहासिक आधार है, अर्थात भारत में संयुक्त परिवार व्यवस्था पितृवंशीय, पितृसत्तात्मक एवं पितृ स्थानीय प्रथा है कि अर्थात संतान अपने पिता के अनुसार चलती है, उनकी परंपराओं का निर्वाह करती है। इस संदर्भ में श्रीमती इरावती कर्वे ने भी कहा है कि संयुक्त परिवार व्यक्तियों का वह समूह है जिसके सदस्य एक छत के नीचे रहते हैं, एक ही रसोई का पका भोजन करते हैं और जो सामान्य संपत्ति रखते हैं, सामूहिक पारिवारिक पूजा में भाग लेते हैं तथा एक दूसरे से आपस में विशेष प्रकार के रक्त संबंध द्वारा संबंधित हैं। डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक इंडियन सोशल स्ट्रक्चर में भी कहा है कि वह ग्रस्त समूह जो कि प्रारंभिक परिवार से बड़े हैं और जिनमें सामान्यतः दो या दो से अधिक प्रारंभिक परिवार पाए जाते हैं, संयुक्त या विस्तृत परिवार कहे जाते हैं, अर्थात बड़ा आकार, एक या अधिक प्रारंभिक परिवार। किंग्सले डेविस ने भी इस बारे में कहा है कि संयुक्त परिवार में वे पुरुष हैं जिनका एक सामान्य पूर्वज होता है, अविवाहित संतान, और वो स्त्रियां होती हैं जो विवाह के द्वारा समूह में आई हों। ये सब व्यक्ति या तो एक घर में रहते हैं या निकट निकट के घरों में, परंतु प्रत्येक दशा में जब तक संयुक्त परिवार रहता है, इसके सदस्यों से यह आशा की जाती है कि वो परिवार के भरण पोषण के लिए सहयोग प्रदान करेंगे तथा संयुक्त परिवार के कुल उत्पादन में हिस्सा लेंगे। इसका बड़ा आकार होता है, सामान्य निवास स्थान होता है, संयुक्त रसोई होती है, पारस्परिक कर्तव्य बोध होते हैं, मुखिया का शासन होता है, सामान्य पूजा होती है और अतिथि सत्कार, अनुशासन, सदस्यों में निश्चित संसरण, रूढ़िवादिता और सामाजिक नियंत्रण पाया जाता है।
एकल परिवार जो कि पति पत्नी और संतान द्वारा बने जाते हैं, विस्तारित परिवार हो ही गए हैं। इसमें परिवार पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण कार्यात्मक दृष्टिकोण टैलकट पर्सन ने कहा भी है कि समाज की स्थिरता इसीलिए बनी रहती है। संघर्षवादी दृष्टिकोण में एंगल्स ने कहा है कि परिवार निजी संपत्ति और पितृसत्ता से जुड़ा हुआ रहता है। नारीवादी दृष्टिकोण परिवार पितृसत्ता का केंद्र होता है और महिलाओं का अवैतनिक श्रम पाया जाता है। विवाह एक सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत संबंध है जो व्यक्तियों के मध्य यौन संबंधों, सहजीवन और संतानोत्पत्ति को वैधता देता है और समाज में सामाजिक नियंत्रण और स्थिरता बनाए रखने में सहायक होता है। वेस्टरमार्क ने विवाह को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त यौन संबंध के रूप में परिभाषित किया है। पारंपरिक समाज में विवाह के विभिन्न स्वरूप पाए जाते हैं। उत्विकास की दृष्टि से देखें तो इसको विवाह के क्षेत्र में उद्विकास अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले लिंग साम्यवाद था प्राचीन समाज में, कि मानव समाज में विवाह नामक कोई संस्था नहीं थी कि जिससे चाहे यौन संबंध स्थापित हो सकता था। इसके समान रुधिर विवाह का प्रचलन या आवश्यकता अनुसार लिंग संबंध था। समूह विवाह आया, इसके बाद विवाह संबंधी कुछ अस्पष्ट नियमों का विकास हुआ। यौन संबंधों को एक समूह में ही नियंत्रित किया गया। समूह ग्रुप मैरिज के रूप में, समूह विवाह के रूप में सामने आए। फिर बहु विवाह आया कि बहुपत्नी और बहुपति विवाह हमारे सामने आए, एक प्रथा के रूप में प्रारंभ हो गए। और उसके पश्चात एक विवाह आया कि एक विवाह पत्नी रूप में आरंभ हुआ, अर्थात एक स्त्री एक पुरुष, एक ही स्त्री से एक पुरुष विवाह कर सकता था। इस प्रकार से धीरे धीरे आधुनिक युग में पाए जाने वाले एक विवाह का उद्विकास हुआ। इसी प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो जनजातियां और ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इस तरीके के विवाह प्रचलित हैं। विवाह को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में स्वीकृत संबंध के रूप में बल दिया गया है जो दो व्यक्तियों के मध्य यौन संबंधों, सहजीवन और संतानोत्पत्ति को वैधता प्रदान करता है और समाज में नियंत्रण और स्थिरता प्रदान करने में सहायक होता है। वेस्टरमार्क ने विवाह को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त यौन संबंधों के रूप में परिभाषित किया, जिसमें पारंपरिक समाज में विवाह के विभिन्न रूप जैसे एक पत्नी, बहुपत्नी, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह आदि पाए गए। लेवी-स्ट्रॉस ने कहा है कि विवाह सामाजिक गठबंधन है, अलायंस थ्योरी है एक तरीके से, कि जबकि आधुनिक समाज में शिक्षा, औद्योगिकरण और वैश्वीकरण के प्रभाव से प्रेम विवाह, अंतरजातीय विवाह और विलंबित विवाह, लिव इन संबंध और तलाक की बढ़ती प्रवृत्ति जैसे परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। एंथनी गिडिंग्स ने आधुनिक विवाह को प्योर रिलेशनशिप कहा, जो प्रेम, समानता, संवाद और व्यक्तिगत संतुष्टि पर आधारित होता है तथा पारंपरिक कर्तव्य आधारित विवाह से भिन्न है। कुटुंब या किनशिप। रक्त संबंध और विवाह आधारित संबंध होते हैं। ये सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है जो रक्त संबंध, विवाह संबंध, दत्तक संबंध के माध्यम से व्यक्ति को जोड़ती है और समाज में उत्तराधिकार, संपत्ति, उत्तरदायित्व तथा सामाजिक पहचान को निर्धारित करती है। रैडक्लिफ ब्राउन ने कुटुंब को सामाजिक संरचना का आधार माना, जबकि क्लॉयड लेवी-स्ट्रॉस ने गठबंधन सिद्धांत के माध्यम से बताया कि विवाह विभिन्न परिवारों और समूहों के मध्य सामाजिक संबंधों का निर्माण करता है। भारतीय संदर्भ में इरावती करवर ने भारतीय कुटुंब व्यवस्था का गहन अध्ययन करते हुए बताया कि भारत में क्षेत्रीय विविधता के आधार पर कुटुंब के स्वरूप, विवाह के नियम भिन्न होते हैं। उत्तर भारत में पितृवंशीय और पितृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं
और पितृसत्तात्मक व्यवस्था प्रमुख है, जबकि दक्षिण भारत में केरल के कुछ भागों में मातृवंशीय परंपराएं भी देखने के लिए मिलती हैं। संयुक्त परिवार भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता रहा है कि जहां कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, संसाधनों को साझा उपयोग होता था और पारिवारिक नियंत्रण मजबूत होता था। परंतु शहरीकरण, शिक्षा, रोजगार के अवसर और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कारण एकल परिवारों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। समकालीन समाज में परिवार, विवाह और कुटुंब की संस्थाएं कई चुनौतियों और परिवर्तनों का सामना कर रही हैं, जैसे कार्यशील महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, लैंगिक समानता की मांग, वृद्धजनों की देखभाल की समस्या, तलाक की बढ़ती दर, लिव इन रिलेशनशिप की स्वीकृति, डिजिटल तकनीक का रिश्तों पर प्रभाव तथा वैश्वीकरण के कारण सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन। फिर भी इन परिवर्तनों के बावजूद परिवार, विवाह और कुटुंब आज भी स्थिरता, भावनात्मक सुरक्षा, सामाजिक पहचान और सांस्कृतिक हस्तांतरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये संस्थाएं समय और समाज के अनुसार अपना स्वरूप बदलती रहती हैं और इसलिए समाज के विकास और परिवर्तन दोनों को प्रतिबिंबित करती हैं। इसलिए समाजशास्त्रीय दृष्टि से इनका अध्ययन हमें सामाजिक संरचना, सामाजिक परिवर्तन और मानव संबंधों की जटिलताओं को समझने में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आलोचनात्मक दृष्टि। क्या परिवार कमजोर हो रहा है? आधुनिक युग में परिवारों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है। समय के साथ परिवार के कार्यों में भी परिवर्तन हो गए हैं। पहले परिवार स्वयं अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही कर लेता था। अनाज, सब्जियां घर में पैदा की जाती थी, खाने में भी व्यवस्था होती थी, लेकिन आज यह कार्य बाहरी समितियां भी करने लगी हैं। संक्षेप में कहा जाए कि परिवार की परंपरागत मुख्य कार्य अब बाहरी समितियां करने लगी हैं। आधुनिक युग में परिवारों में तीव्रता से महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा, विलंब विवाह आदि अनेक ऐसे कारण हैं जिससे जन्म दर काफी कम हुई है और इससे परिवार का आकार घट रहा है। नवयुवक बच्चे परिवार की अपेक्षा हॉस्टल में रहना अधिक पसंद करते हैं। आज परिवार में व्यक्तिक भावना उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। पहले परिवार का प्रत्येक सदस्य परिवार में व्यक्तिक भावना एक दूसरे के हितों का ध्यान रखता था, परंतु अब वह स्थिति बदलती जा रही है, क्योंकि आज हमारे समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसकी व्यक्ति की विशेषताओं पर आधारित होती है। अतः परिवार का प्रत्येक सदस्य सबके लिए काम और अपने लिए अधिक सोचता है। परिवार के अंतर्गत आज पति पत्नी के संबंध में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। पहले पति ही पत्नी का सब कुछ होता था, पत्नी के द्वारा देवता या भगवान के रूप में पूजा जाता था, और आज ऐसा कम ही दिखाई दे रहा है कि वह पत्नी के द्वारा देवता या भगवान के रूप में न पूजे जाकर एक मित्र के रूप में माना जाने लगा है। पति पत्नी का पारस्परिक संबंध प्रभुत्व से सहयोगिता की ओर बढ़ रहा है और पत्नी के रूप में स्त्रियों के अधिकार पुरुषों के समान होने लगे हैं। परिवार में पहले माता, पत्नी और पुत्री के रूप में स्त्रियों की दशा का अध्ययन किया जाता था, परंतु आज उनकी स्थिति में काफी सुधार हो गया है। इसी प्रकार माता पिता की गलत धारणा भी बदलती चली जा रही है कि बच्चों को मारपीट कर या डांट कर सही रास्ते पर लाया जा सकता है। इस प्रकार परिवार में बच्चों की स्थितियां बदल रही हैं। पहले नाते रिश्तेदारों के साथ प्रगाढ़ संबंध स्थापित करने तथा उन्हें बनाए रखने का प्रयत्न किया जाता था, परंतु आज वह रिश्तेदारों से दूर रहना ही अच्छा समझते हैं। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है और समाज एवं उसके विभिन्न भाग भी जितने परिवार
भी सम्मिलित हुए हैं, प्रकृति का ही रूप है। इस कारण इसमें भी परिवर्तन हो जाना स्वाभाविक है और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि परिस्थितियों के बदलने के साथ साथ परिवार के स्वरूप या संरचना में परिवर्तन हो सकता है और हुआ भी है। मजूमदार ने कहा भी है कि परिवार आज भी वैसा ही है जैसा कि पहले था, परंतु साथ ही आज जैसा है पहले वैसे नहीं था। परिवार में आज आधुनिक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, जिसके बहुत सारे कारण हैं कि आधुनिक युग में औद्योगिकरण ने परिवार में परिवर्तन लाने के लिए जितना अधिक योगदान दिया उतना शायद अन्य किसी ने नहीं दिया। साथ ही आधुनिक युग में नगरीकरण, वैश्वीकरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, जिसके फलस्वरूप नगरों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जा रही है, क्योंकि नगरों में अनेक प्रकार के व्यवसाय को आने से अनेक सुविधाएं हो गई हैं और वहां पर जनसंख्या अधिक बढ़ने लगी है। साथ ही मकान की गंभीर समस्या होती है। इन सब का प्रभाव परिवार के कार्यों पर पड़ता है, आकार पर पड़ता है। इसलिए नगरों में संयुक्त परिवार बहुत कम संख्या में बना पाते हैं। स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता ने भी पारिवारिक संरचना को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधुनिक समय में व्यक्तिवादी आदर्श का अधिक बोलबाला है। आज परिवार की अधिकतम सदस्य अपने लिए सोचते हैं, ना कि संपूर्ण परिवार के लिए। इसलिए व्यक्तिवादी आदर्श के कारण भी पारिवारिक संरचना में परिवर्तन हुआ है। आज विवाह को एक धार्मिक बंधन न मानकर एक सामाजिक समझौता माना जाता है। इससे परिवार की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि विवाह एक समझौता में आते हैं कि स्थिति में अगर किसी पक्ष को यह समझौता पसंद नहीं है तो वो इसे तोड़ सकता है। उसे एक धार्मिक परंपरा के रूप में न मानकर एक समझौते के रूप में आधुनिक समय में माना जाने लगा है। आधुनिक समय में परिवार की कार्यों के अत्यधिक कम हो जाने और उसके विघटन को देखते हुए कुछ विद्वान परिवार के भविष्य में बहुत ही निराश हो चुके हैं। उनका मत है कि परिवार टूट रहा है, परंतु इस प्रकार की विचार को एक वैज्ञानिक ही कहना उचित होगा। वास्तव में परिवार सामाजिक संरचना का मूल आधार है और इस कारण जब तक समाज का अस्तित्व है तब तक परिवार अवश्य ही रहेगा। अकबर निकाफ ने कहा भी है कि मानव इतिहास इस बात का साक्षी है कि परिवार नामक संस्था एक बहुत ही अनुकूलशील संस्था है। इसलिए मानव इतिहास की सभी उत्थान पतन के बीच वह इतना ही नहीं अमर ही होकर रह गया है। बर्गिस और लॉक ने भी परिवार के संबंध में भविष्यवाणी करते हुए लिखा है कि बदलती हुई दशाओं के साथ अपना अनुकूलन करने की इस लंबे इतिहास और इसके स्नेह कार्य को देखते हुए भविष्यवाणी करना दुस्साहस नहीं किया जा सकता। परिवार जीवित है, जीवित रहेगा। व्यक्तिगत संतोष और व्यक्तित्व के विकास में इसने बहुत कुछ दिया है और आगे भी देता रहेगा। भारतीय समाज में आज आवश्यकता है परिवार, विवाह और नातेदारी सबको संभालने की, फिर से पुनर्निर्माण करने की। अगर विवाह नामक संस्था ठीक हो जाता है, उसका स्वरूप ठीक हो जाता है, तो नातेदारी और परिवार दोनों ही सुरक्षित रह पाएंगे। धन्यवाद।